हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन के वे सभी प्रश्न जिसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में सलूशन के साथ में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी के सभी प्रश्न आपको आज ही के लेक्चर में तैयार हो जाए, याद हो जाए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। इस क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद हम टेलीग्राम पर इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और आप टेलीग्राम पर ही अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपके बेहतर तैयारी के लिए हम टेलीग्राम पर टेस्ट लिया करते हैं, वीकली टेस्ट लिया करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़कर वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर। गाइस, जो नए स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में चले जाना। वहां पर आप लोगों के क्लास से रिलेटेड, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज लेक्चर पड़े हुए हैं, आप सभी को देख लेना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस, चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दें, लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखें। आज का यह लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर आज के लेक्चर से मिल जाएंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे लेक्चर में उस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए। हम क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किए हैं कि ऊपर से नीचे जाते जाते आपको पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो गाइस, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वही जो चैप्टर का पहला टॉपिक है, अधिशोषण क्या है। फिर आपको बताना है कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण को समझाना है और उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में या तो पूछेगा अधिशोषण क्या है, या कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या है, इसके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर में, इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अधिशोषण क्या है। अब मुझे बताने से पहले जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं, जिन्हें मालूम है कि अधिशोषण क्या है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने बुक लेकर बैठे हैं तो बुक पर लिखिए। अगर बुक नहीं लिखे लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करने शुरू कर दीजिए। जिस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हैं, उसी प्रकार से अधिशोषण का डिफिनीशन टाइप कीजिए। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं कि अधिशोषण क्या होता है। जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़े हैं अधिशोषण के बारे में, या फिर उनको भूल गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। देखिए, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिशोषण। हम जानते हैं कि अधिशोषण होता क्या है। अब आप पहले अपने पूरे ध्यानपूर्वक यहां पर ध्यान दीजिए। हम पहले एक चीज को समझते हैं। मान लेते हैं आप मार्केट गए हो, मार्केट में कोई ऐसी वस्तु है जो कि आपको पसंद आ गई या फिर आपको पसंद आ गया, तो आप चाहोगे कि उस वस्तु को आप उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाते हो, यानी उसको प्राप्त करना चाहोगे, उसे संग्रहित करना चाहोगे। समझ लो, इसी तरह से अधिशोषण में भी होता है। अधिशोषण में सेम ये होता है। अधिशोषण में क्या होता है, ठोस होते हैं, या तो ठोस हो या फिर द्रव हो। ठीक है, ठोस हो या फिर द्रव हो। ठोस या द्रव की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना, क्या आकर्षित होना या फिर संग्रहित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, क्या फिर से बात समझना। आप मार्केट गए हो, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल या कोई भी, निर्जीव या सजीव, जो आपको पसंद आ गया, आप लाइक करने लगे, आप उसके तरफ आकर्षित हो गए। मान लीजिए आप शर्ट खरीदने गए हो, शर्ट आपको पसंद आ गया, आप उसे लाइक करने लगे, यानी पसंद आ गया मतलब लाइक करने लगे शर्ट को। तो उस शर्ट को प्राप्त करना चाहोगे, आकर्षित हो जाओगे, संग्रहित करना चाहोगे, तो इसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तब तो यहाँ पे बात होती है ठोस और द्रव की। कोई ठोस हो, कोई द्रव हो, कुछ भी हो, अणु जो है उस ठोस द्रव की तरफ आकर्षित होकर
जाकर वहां पे बैठ जाए या संग्रहित हो जाए, इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? इस डायग्राम के जरिए याद रखना। ये मान लेते हैं ठोस द्रव है और ये अणु बेचारा, ये रेड वाला बेचारा अणु है, ठीक है। यह रेड वाला अणु को ये ठोस और द्रव इसको पसंद आ गया, तो पसंद आने पर इस ठोस और द्रव के अंदर तो नहीं जाएगा ना, उसके सतह, तो मार्केट में तो अंदर जा नहीं सकता है, उसको ले सकता है, देख सकता है। तो ये क्या करता है, ठोस इसके सतह पर, इसके यहां पर सतह पर जाकर आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने के बाद क्या होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं और इस पूरे प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। देखिए यह फ्लो चार्ट है, इसके जरिए आपको आसानी से समझ में आएगा। अणु है और यह ठोस के या द्रव के सतह पर आकर्षित हो रहा है, आकर्षित होने के बाद संग्रहित हो जा रहा है। पहले तो वो आकर्षित होता है, अब सेट को सीधे तो ले नहीं सकते हो। अगर आपको एक दुकानदार, मान लेते हैं आप मार्केट में हो, आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आप सीधे जाकर उसको पकड़ तो लोगे नहीं, पहले उसको जाओगे, उससे बातें करोगे या फिर उसके दुकानदार ऑनर से बातें करोगे, यानी पहले तो आकर्षण होता है, उसके बाद उसको लेते हो, उसके बाद उसको प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से अधिशोषण होता है। अणु को पहले इस ठोस या द्रव का सतह पर आकर्षित होते हैं, उसके बाद जाकर उस पर संग्रहित हो जाते हैं, संग्रहित मतलब उसको ले लेते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है, मार्केट वाली बात आपको मैंने गलत बताया था, समझ लेना, कि बस आपके समझने के लिए बताया था। डिफिनीशन याद हो जाए हमेशा के लिए, इसके लिए बताया था। डिफिनीशन क्या होता है, अगर इसके डिफिनीशन आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की सतह पर अणुओं के आकर्षित होने तथा पृष्ठ पर संग्रहित होने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। डिफिनीशन हम यहां पर लिख रहे हैं, ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ पर, ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ के सतह पर अणुओं का आकर्षित होना तथा संग्रहित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। 2 लाइन का डिफिनीशन है जिसे मुझे आपको समझाने में इतनी कोशिश करनी पड़ी। क्या ठोस हो या द्रव हो, कुछ भी हो सकता है, उसके पदार्थ के ऊपर अणुओं का आकर्षित होना या फिर संग्रहित होना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अधिशोषण में 2 चीज हैं। यहां पर एक ठोस के पदार्थ का सतह है और यह अणु है। यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो ठोस का पदार्थ का सतह है और ये अणु है। 2 चीजें, पहले आप इसे लिखिए तो हम उसको समझा रहे हैं। इसको भी बना लेना आप लोग, उसको भी आप लोग बना लेना। ठीक है, एक बात समझिए, यहां पर 2 कंसेप्ट आता है, अधिशोषक और अधिशोष्य, जो कि आपको जानना चाहिए। अधिशोषक और अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोषक 2 चीजें आती हैं। अब यहां पर देखना ध्यानपूर्वक इस डायग्राम में, देखिए ये अणु है जो कि जाकर इस ठोस के सतह पर जाकर बैठ रहा है, तो इस अणु को कहते हैं, क्या कहेंगे, अधिशोष्य। क्या कहेंगे, अधिशोष्य। ठीक है, इस अणु को अधिशोष्य कहेंगे और जिसके सतह पर आकर मिलता है इसे कहेंगे अधिशोषक। बात समझ में आई? अधिशोषक और अधिशोष्य किसे कहते हैं, जिसके सतह पर जाकर बैठता है उसे कहते हैं अधिशोषक, और जो अणु जो जाकर उसके सतह पर बैठता है उसे कहते हैं अधिशोष्य। मान लेते हैं आप हैं, तो आपको जो चीज पसंद आई है तो आप अधिशोष्य हैं, और जो पसंद आई है आपको वह अधिशोषक है मार्केट में। तो अधिशोष्य और अधिशोषक का कंसेप्ट आपको समझ में आया? अगर आया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें, तो हम आगे चलते हैं। तो अधिशोषक और अधिशोष्य आप इस डायग्राम के जरिए याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों को। तो इसमें क्या है, अधिशोषक क्या है, ठोस
या फिर द्रव हो। ठीक है, द्रव होता है जिसके सतह पर अणु संग्रहित होता है। अधिशोष से क्या होता है? अधिशोष से क्या होता है? अणु जो ठोस या द्रव की सतह पर संग्रहित होता है। बात समझ में आई दोनों चीज? देखिए, अधिशोषक क्या है? ठोस या द्रव जिसके सतह पर अणु संग्रहित होता है, यानी ये अधिशोषक है। और अधिशोष से क्या? अणु जो ठोस या द्रव की सतह पर जो संग्रहित होता है उसे, उस अणु को कहते हैं अधिशोष्य। बोलिए, समझ में आई आपको ये कंसेप्ट अधिशोषक और अधिशोष्य के? ठीक है, अगर समझ में आई है तो मैं आपको भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण की तरफ लेकर चलता हूं। आप एक बार इसे नोट करें अच्छे से डायग्राम के साथ। वैसे मैं डायग्राम को भी दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषक में। देखिए, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषक क्या होता है? बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इसमें हम कुछ लिखूंगा नहीं, आपको एक फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा और आपको फिगर ही बनाकर रखना है। बोर्ड एग्जाम के पहले अगर आप बस फिगर को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है फिगर, बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, ये है सबसे पहली चीज भौतिक अधिशोषक। भौतिक अधिशोषण। दूसरा है आपका रासायनिक अधिशोषण। पहला था भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। देखिए होता क्या है भौतिक अधिशोषण में, क्या होता है बात को समझना। अभी आप जाने हैं कि एक होता है अधिशोष्य, शोष्य होता है, दूसरा होता है अधिशोषक। आपको अभी अभी आपको समझाने की कोशिश किया था कि अधिशोष्य और अधिशोषक क्या होता है। समझ में आया ना आपको? कुछ नहीं होता है, भौतिक अगर अधिशोषण होगा तो इनके बीच में, चूंकि ये जाकर आपके ऊपर बैठता है तो कुछ ना कुछ तो बांड बनता होगा, बीच में कुछ तो कुछ होता होगा, कोई ना कोई वहां पर बल लगता होगा। जैसे आप लोगों के आकर्षण बल लगते हैं, ठीक है, यहां पर भी कुछ ना कुछ तो बल लगता होगा। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप और उसके बीच में कोई ना कोई तो बल लगता है। कुछ भी हो सकता है, किसी की वजह से आप, अगर मान लीजिए शर्ट पसंद आई है तो शर्ट क्यों पसंद आया आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इसके बीच में अगर इनके बीच में अगर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में आकर्षण आता है तो कोई ना कोई बल वहां पे कार्यरत होता है। तो उसी बल, जो बल कार्यरत होता है भौतिक अवशोषण में, वह बल होता है आपका दुर्बल वांडर वाल बल। दुर्बल वांडर वाल बल। इन दोनों के बीच में जो बल कार्यरत होता है वह होता है दुर्बल वांडर वाल बल। अगर यहां पे बात करें रासायनिक अधिशोषण में, ये आपका अधिशोष्य और ये अधिशोषक, ये आपका अधिशोष्य, दूसरा अधिशोषक, इनके बीच में जो बल लगता है यह आपका इनके बीच में जो बल लगता है यह बल आपका एक प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होता है। ठीक है, प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होता है। इनके बीच जो बल लगता है वह प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होता है। देखिए यहां पर भौतिक अधिशोषण में जो बल लगा है, जो इन अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच बल लगा है वह क्या है? दुर्बल वांडर वाल बल है। इनके बीच जो बल लगा है रासायनिक अधिशोषण में वह है प्रबल, वह बल है आपका प्रबल रासायनिक आबंध बल है। यह आपका प्रबल रासायनिक आबंध बल है, यह दुर्बल वांडर वाल बल है। बोलिए,
ठीक है। अब एक चीज और आता है इनके बीच में अंतर क्या होता है, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। कौन? यह आपका उत्क्रमणीय। आप इसी तरह से लिखना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम सीधे समझ में आ जाए। ये बल यहां पे लिख दीजिए ताकि आपको बल याद रहे कि क्या है यह। ठीक है। दूसरी चीज आती है इसमें कि यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। कौन सा? उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैसे कोई चीज आप बना लिए, जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाती है। फ्रिज से बाहर निकाल दो, खत्म हो जाती है। तो यह आप इसी प्रकार से होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर से पानी बन जाता है, यानी कि इससे जो पदार्थ बनता है, जो जाकर ये चिपकता है, इसके साथ बैठता है, फिर कुछ टाइम बाद छोड़कर दूर हो जाता है, मतलब दूर चला भी जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। यानी कि ये कम समय के लिए साथ में रहता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? दूसरा, यह अनुत्क्रमणीय, यह आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है। यह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। एक बार रासायनिक बंद बन गया, बंद हो गया। आप समझ लीजिए कोई लड़की है, आप उसे देखें, आकर्षित हो गए। ठीक है। तो आप मान लीजिए ये भौतिक अगर रासायनिक अधिशोषण हो जाता है आप और उसके बीच में, मतलब आपकी मैरिज हो जाती है। ठीक है। तो आप हमेशा के लिए बंद गए, आप अनुत्क्रमणीय नहीं हो सकते हो, आप छूट नहीं सकते हो। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होते हैं, आप देखें 2-3 दिन बातें किया, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया आप लोग, अनुत्क्रमणीय हो गया। फिर से आप वापस की सिंगल हो गए, फर्स्ट कंडीशन में आ गए। अब समझ में आया आप लोगों को? क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? अब तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया होगा। एक और इसके बीच में अंतर होता है जो कि एक बार पूछा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अंतर क्या है? जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें एंथैल्पी, ऊर्जा छोड़ी जानी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, इसमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसमें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप सीधी सी बात है, बस आपको देखना है 2-4 दिन साथ में रहना, तो कम एनर्जी की और कम पैसे की, क्योंकि वे सब पैसे चूसते हैं ना। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ना कभी। तो आपको अगर भौतिक अधिशोषण होता है तो उसमें क्या है, आप जल्दी उससे बाहर आ जाओगे तो कम पैसे खर्चे होंगे, मतलब कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अधिक पैसे खर्चे होंगे, शादी तक हो जा रही है आप लोगों की, मैरिज तक हो जा रही है, तो यहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं रासायनिक अधिशोषण को। लेकिन छोड़िए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख लीजिएगा हो जाएगा। तो इसका एक बार डायग्राम इसी तरह से बना लीजिए। और अगर हम टेस्ट लेते हैं तो इसमें आपको इस तरह से डायग्राम बना के नहीं लिखना है, ये तो आपके समझने के लिए मैं बताया हूँ। आपको स्टेटमेंट लिखना है कि भौतिक अधिशोषक के में अधिशोषित तथा अधिशोषक के अणुओं के बीच दुर्बल वांडर वाल बल होता है, इस प्रकार से लिखना है। बात को समझना आप लोग। ऐसे बोर्ड एग्जाम बना के लिख दोगे ना, एग्जामिनर आपको वही 0 देगा। इसमें क्या लिखना? अधिशोषित, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित तथा अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक आबंध होते हैं। तो लिख लिए, एक बार लिख लिया आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोलाइडी विलयन की ओर। चलिए कोलाइडी विलयन, क्वेश्चन नंबर 2। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय ले लिया, वीडियो लेक्चर लंबा होगा, सभी लोग देखना ध्यानपूर्वक। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे चैप्टर को मैं समझाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कोलाइडी विलयन। इसी में हम समझेंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है, सबसे अलग क्यों होता है कोलाइडी विलयन, क्या होता है कोलाइडी विलयन। तो हेडिंग एक बार करिए कोलाइडी विलयन, और जिसको आ रहा है खटाखट कोलाइडी विलयन का डिफिनीशन क्या, सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोलाइडी विलयन में कणों की साइज क्या होती है। जो पढ़े हैं पहले से, कणों की साइज का डायमेंशन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सभी लोग, तुरंत जाकर सभी लोग तुरंत जाकर कमेंट करें। देखिए होता क्या है कोलाइडी विलयन।
हेडिंग करिए कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। देखिए कोई भी विलयन तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, एक और विलयन होता है जिसे हम लोग कहते हैं निलंबन। ठीक है, इसके अलावा बहुत प्रकार के विलयन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है तीन विलयन, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कोलाइडी विलयन क्या होता है। देखिए कोई एक ऐसा विलयन जिसमें देखिए कोई भी चीज़ बनता है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। आपको मालूम है आप भी बने तो सबसे पहले क्या बने, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, आपके कोशिका बने, सेल बने, सेल से टिश्यू बने जिसे ऊतक कहते हो, ऊतक से कोई अंग बना है। इसी प्रकार से कोई भी विलयन बनता है तो वह अणुओं से मिलकर बनता है, और वह विलयन कोलाइडी है या फिर वास्तविक विलयन है। यह डिपेंड करता है कि अणु का साइज क्या है, अणु का आकार किस साइज का है, कैसा अणु है। अगर छोटा छोटा अणु होगा तो वह जो है कोई यार होगा। अगर इसका अणु का जो साइज होता है वह साइज अगर 10 एंगस्ट्रॉन से कम हो तो यह आपका वास्तविक विलयन होगा। अगर इसका अणु का जो साइज है वह 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य हो तो यह आपका कोलाइडी विलयन होगा। बात समझ में आया? कोलाइडी विलयन क्या होता है, बात आपको समझ में आई? कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसके अवस्था में विलयन के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन का डिफिनीशन लिखिए आप लोग। वह विलयन जिसके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। बात समझ में आई? वह विलयन जिसमें कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। एक लाइन खींचिए, इधर लिखिए वास्तविक विलयन। हम थोड़ा सा अंतर आपको बताते हैं। वास्तविक विलयन, इधर लिखिए कोलाइडी विलयन। एक साइड वास्तविक विलयन, एक साइड कोलाइडी विलयन। देखिए वास्तविक विलयन में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं उसका आकार 10 एंगस्ट्रॉन से कम होता है। ठीक है, साइज, ठीक है, साइज बात करना, साइज नहीं हिंदी में लिखना मुझे ना, आकार। ठीक है, आकार। इसमें जो आकार होता है उसका 10 एंगस्ट्रॉन से क्या होता है, कम होता है। कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉन से इसका आकार कम होता है। अगर बात करें कोलाइडी विलयन की, कोलाइडी विलयन में जो कणों का आकार होता है 10 एंगस्ट्रॉन से लेके 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। आपको बस इतना बात करना, ऐसा विलयन हो जिसमें कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉन से लेके 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य हो, उसे कोलाइडी विलयन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज आती है, इसकी जो प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें, ये जो वास्तविक विलयन होता है यह आपका समांगी प्रकृति की होती है। ठीक है, समांगी होता है। यह क्या होता है? कोलाइडी विलयन विसमांगी होता है। विसमांगी होता है कोलाइडी विलयन। देखिए ये क्या होता है? समांगी होता है, ये विसमांगी होता है। अब बात करें टिंडल प्रभाव की। टिंडल प्रभाव आगे पढ़ना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको टिंडल प्रभाव पढ़ना है, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। टिंडल प्रभाव जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन का मतलब जिसे नमक और पानी मिला दें तो एक विलयन बन जाता है, तो उसे वास्तविक विलयन कहेंगे। तो वास्तविक विलयन जो होता है वह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, और ये दर्शाता है। मैं आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश किया हूं,
ये 3 पॉइंट बताने का कोशिश किया हूं। ये टिंडल प्रभाव, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि वास्तविक विक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर कभी कभी पूछ लेता है। तो आप सीधे सीधे लिख लेना, मैं एक शब्द लिखा हूं, आप पूरा का स्टेटमेंट लिख देना। ये एक ऐसा नोट्स बन रहा है, जब मैं अपलोड करूंगा तो समझना कि इसको एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आपको समझ में आ जाता तो डिफिनीशन तो लिखना है, आप उसे कितना बार भी लिख सकते हो। कक्षा 1 से तो हिंदी पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लंबे लंबे इसलिए लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आप नोट कर लिए होंगे, चलते हैं तब। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी क्या है। इसको जानने से पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तीनों एक ही प्रकार के हैं, तीनों को समझिए पहले। देखिए जो कोलाइडी विलयन होता है, ये जो कोलाइडी विलयन होता है वो 3 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, 3 प्रकार से। एक तो ऐसा प्रकार होता है जिसमें कि प्रकृति के आधार पर, एक ऐसा विलयन होता है जो कि प्रकृति के आधार पर, किसके प्रकृति के आधार पर, जैसे कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन एक ऐसी चीज, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो किसी चीज के, किसी वस्तु के संपर्क में आने पर तुरंत के तुरंत विलयन बना लेते हैं, तो वो प्रकृति के आधार पर हम बता सकते हैं। वे द्रव से नहीं होते हैं, मतलब स्नेह रखते हैं, संपर्क में आए पानी के या द्रव के, तुरंत विलयन बना लिए, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, द्रव से नहीं होती है। द्रव से नहीं होती है, प्रकृति के आधार पर देखें तो वह द्रव से नहीं होती है। एक होता है आपका कोलाइडी विलयन 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है प्रकृति के आधार पर, क्या होता है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरागी। द्रव स्नेही तथा द्रव विरागी, बात इसी जन समझिए। द्रव स्नेही क्या होता है, द्रव स्नेही में क्या होता है, यह विलयन के, स्नेह मतलब प्यार करना, यह उसके संपर्क में आता है तुरंत के तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेता है। द्रव विरोधी, द्रव विरोधी में क्या होता है, यह उसके संपर्क में आता है तो कोलाइडी विलयन तुरंत के तुरंत नहीं बनाता है, विरोध करता है, कुछ टाइम बाद जाकर बनाता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से पूछिए, बताइए आप लोग, कमेंट करिए कि द्रव स्नेही का मतलब क्या होता है, यह विलयन के संपर्क में आने के तुरंत बाद विलयन बना लेता है। और द्रव विरोधी का मतलब क्या होता है, यह विलयन के संपर्क में आने के बाद तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, उसके लिए बनाने के लिए कुछ प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो द्रव स्नेही द्रव विरोधी आपको संपर्क में समझ में आ गया। एक प्रकार होता है, इसे हम आवेश के आधार पर प्रकार बांट सकते हैं। आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर ये 2 प्रकार से होता है, धनात्मक कोलाइडी डी तथा ऋणात्मक कोलाइडी। आवेश के आधार पर क्या होता है, एक 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पहले बता रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताएंगे। बताइए, देखिए 2 प्रकार से होता है, एक धनात्मक कोलाइडी होता है, एक ऋणात्मक कोलाइडी होता है। क्या होता है, एक धनात्मक कोलाइडी होता है, एक ऋणात्मक कोलाइडी होता है। धनात्मक कोलाइडी क्या होता है, बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है, देखिए जिसे होता है आपका पानी और नमक का विलयन। नमक में आपका NaCl होता है, NaCl माइनस होता है, Na प्लस होता है। तो नमक में NaCl होता है, जहां पर Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो आपका नमक बनता है। तो यहाँ पर दोनों चार्ज उपस्थित है, Na और Cl, प्लस और माइनस। लेकिन कोलाइडी विलयन में क्या होता है, केवल एक चार्ज उपस्थित होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। बात समझना, कोलाइडी विलयन में केवल एक प्रकार का चार्ज उपस्थित होता है, वह या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। अगर वह पॉजिटिव है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव कोलाइडी विलयन, अगर वह निगेटिव है तो उसे निगेटिव कोलाइडी विलयन। बात समझिए हम आए आपको। पॉजिटिव कोलाइडी विलयन क्या होती है या धनात्मक कोलाइडी विलयन क्या होती है, अगर उसमें उपस्थित
आवेश धनात्मक है, उसमें उपस्थित कण जो है धनात्मक है तो उसे कहेंगे धनात्मक कोलाइडी विलयन। अगर उसमें उपस्थित कण ऋणात्मक है तो उसे कहेंगे ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। ठीक है, समझ में आई। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, अभी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, बात को समझिए। पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको धनात्मक कोलाइडी विलयन के। धनात्मक कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल। धनात्मक कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त परावस्था के कण होते हैं वह धनात्मक होते हैं। एक शब्द है परिक्षिप्त परावस्था। ठीक है, परिक्षिप्त परावस्था एक शब्द है। इस शब्द को अभी आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद जब मैं इसका नेक्स्ट टाइप बताऊंगा उस टाइप में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है परिक्षिप्त परावस्था। ठीक है, अभी आप धनात्मक ऋणात्मक लिख लीजिए। अभी हम क्वेश्चन 6 बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है धनात्मक कोलाइडी क्या होता है। इसमें जो परिक्षिप्त परावस्था होते हैं, परिक्षिप्त परावस्था परावस्था धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। जो धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है इसमें परिक्षिप्त परावस्था जो होता है वह क्या होता है धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक। मैं अभी आपको बताया कि कोलाइडी विलयन में एक ही चार्ज होता है, या तो वह पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोलाइडी विलयन में एक ही चार्ज होता है, या तो वह पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो धनात्मक कोलाइडी विलयन में क्या होता है, जो परिक्षिप्त परावस्था होता है वह धनात्मक होता है, मतलब उस पर धनात्मक चार्ज होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके धनात्मक आपके कोलाइडी विलयन के। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे FeOH थ्राइस। ठीक है, यह आपका धनात्मक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, या फिर साल, इसका जो साल है, साल क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा, आप लोग लिख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर ELOH थ्राइस का साल। देखिए भाई साहब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल ऐसा चुन कर लाया हूँ कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए FeOH थ्राइस है, यहाँ पे ELOH थ्राइस है। ठीक है, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रख लीजिए, दो एग्जाम्पल आपको काम कर देगा। एक दूसरा होता है निगेटिव ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। ऋणात्मक कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसमें जो परिक्षिप्त परावस्था होता है वह निगेटिव होता है। वही बात लिखना आपको कि परिक्षिप्त परावस्था निगेटिव होता है। इसमें क्या परिक्षिप्त परावस्था निगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो AU साल होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो AU का साल होगा। बात होगा AG का साल। एग्जाम्पल की बात करें तो AU का साल है, AG का साल है, मतलब गोल्ड का साल और सिल्वर का साल। तो दोनों AU है AG है, तो दोनों याद कर सकते हो ना। तो ये आपका धनात्मक कोलाइडी विलयन ऋणात्मक कोलाइडी विलयन उदाहरण के साथ मैं आपको बना दिया कि धनात्मक जो कोलाइडी विलयन होते हैं तो उसमें परिक्षिप्त परावस्था धनात्मक होता है और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त परावस्था ऋणात्मक होता है। अगर आप लोग लिखोगे तो पूरा अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखोगे। मैं यहाँ पर आपको इतना बता दिया हूँ कि आप याद कर सकते हो। पूरा लिखोगे कि धनात्मक कोलाइडी विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें परिक्षिप्त परावस्था धनात्मक चार्ज के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल लिख दोगे, दो एग्जाम्पल बहुत है, तो इसे एक बार नोट करिए। तो मैं नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं, परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बारे में, और इसको बताएंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद द्रव स्नेही द्रव विरोधी बताएंगे। देखिए क्या होता है परिक्षिप्त परावस्था। देखिए तीसरा जो होता है इसका टाइप, वो टाइप आप लिख सकते हैं
कि परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। अब क्वेश्चन पढ़िए, ये वाला क्या है, परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। अब हम दोनों को पहले बताएंगे, इसके आधार पर कोलाइडी विलयन को किस प्रकार से बांटा जाता है ये हम समझाएंगे। ध्यानपूर्वक सभी लोग इस टाइप देखने लगे। सबसे पहले वे सभी स्टूडेंट जिन्हें परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम आता है वे फटाफट कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन टाइप करने स्टार्ट कर दें। जो अच्छा टाइप करेगा उसका मैं कमेंट को पिन करूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दो चीज होती है, देखिए जब कोई विलयन बनता है, आपको मालूम है सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर नंबर 2, कि जब कोई विलयन बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। भाई साहब ये विलेय क्या होता है, ये विलायक क्या होता है? विलेय का मतलब यहाँ पर देखिए तीन मात्रा, तीन शब्द है, यहाँ पर चार शब्द है। बात समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए जब कोई विलयन बनता है तो दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। विलेय में देखिए तीन शब्द, विलायक में चार शब्द है। विलायक का मतलब अगर मान लीजिए आपके चीनी और पानी, छोड़िए चीनी तो इतना महंगा है, नमक और पानी, नमक पानी इसका मिश्रण है, नमक प्लस पानी का। तो पानी आपको सीधी बात है कि आप जब नींबू पानी बनाते हैं या नमक पानी बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, शरबत ही मान लेते हैं शरबत है, तो शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चीनी और पानी लेते हैं। तो चीनी कम मात्रा में होती है, एक मुट्ठी चीनी होती है, तो पानी एक बाल्टी होती है या एक जग होता है। ये तो नहीं कि एक जग आपका चीनी होता है और एक मुट्ठा पानी होता है, मतलब एक गिलास पानी होता है, ये तो नहीं होता है ना। होता तो यही है कि एक जग आपका पानी होता है, एक मुट्ठी चीनी होती है या एक मुट्ठी नमक होता है, यही तो होता है ना। तो यही बात है, एक जग पानी होता है, एक मुट्ठी नमक होता है। तो जिसकी मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक होता है तो पानी को कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम है उसे कहते हैं विलेय। तो यहाँ पर तीन शब्द है, तो जिसकी मात्रा कम होता है उसे कहते हैं विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे कहते हैं विलायक। अब बात आती है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त परावस्था से क्या मतलब, सर ये क्या बता रहे हो, ये विलेय विलायक थोड़ी ना पूछा, ये तो हम जानते हैं बचपन से, तो यही करते आ रहे हैं। नहीं, तो यही उसी प्रकार से है। अगर कोई भी कोलाइडी विलयन हो जिसमें, अगर कोई कोलाइडी विलयन है जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है, कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, यानी माध्यम बनता है उसकी मात्रा अधिक होती है। अब जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं परिक्षिप्त परावस्था। मतलब विलायक को कहेंगे यहां पर परिक्षेपण माध्यम, और विलेय को कहेंगे परिक्षिप्त परावस्था। ठीक है, बात समझ में आई। जिसकी मात्रा अधिक वो माध्यम, जिसकी मात्रा कम उसे अवस्था। बात समझ में आई। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे परिक्षेपण माध्यम, जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहेंगे परिक्षिप्त परावस्था। समझ में आई आप लोगों को बात? अगर आई है तो अच्छी बात है। अब इसके आधार पर हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। जैसे जेल, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार में जेल लगाते हैं? ठीक है, तो जेल क्या होता है? एक कोलाइडी विलयन होता है जेल। पूछता भी है जेल कैसे बनता है, जेल में कौन परिक्षिप्त परावस्था होता है, कौन परिक्षेपण माध्यम होता है, ये पूछता है। ठीक है, तो हम ऊपर लिख रहे हैं, एक मिनट मैं इसको एक मिनट देखिए, जो परिक्षिप्त परावस्था होता है, परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण माध्यम, जो आपका परिक्षिप्त परावस्था होता है ये कम मात्रा में होता है। क्या है? कम मात्रा में होता है, कम
मात्रा में, कम मात्रा में होता है या अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, क्या अधिक मात्रा में होता है, ये अधिक होता है, ये कम होता है। अब बात करते हैं जेल की। जेल में क्या होता है, जेल में क्या होता है, जेल में जो है आपका परिक्षिप्त परावस्था द्रव होता है, यानी द्रव को हम परिक्षेपण माध्यम में मिला देते हैं, किसमें, गैस में, किसमें, ठोस में। जेल होता है, जेल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जो आप लोग बाल में लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, जो परिक्षिप्त परावस्था होता है, कम मात्रा में द्रव होता है, उसको ठोस में मिला देते हैं तो आपका जेल बन जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें जेल का एग्जाम्पल की बात करें तो पनीर मक्खन ये सब होता है, क्या, पनीर मक्खन ये सब आपका जेल हो गया। एक और टाइप होता है, कई टाइप होता है, हम बात करते हैं सॉल, ठीक है, सॉल का, ठोस साल का बात करते हैं। ठोस साल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों ठोस होता है, ठोस में ठोस मिला देते हैं तो आपका ठोस साल हो जाता है। इसमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस होता है तो यह आपका सॉल बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका रंगीन कांच ये आपका सॉल हो गया। एक चीज और हुआ, ठीक है, अब आपसे कभी कभी पूछता भी है कि जो धुंध होता है, धुंध समझते हैं आप बात को, धुंध या फिर धुआं, ये सभी क्या होते हैं, एरोसाल होते हैं, एरोसाल, जो कि एग्जाम्पल है किसका कोहरा, धुआं, धुंध का। कोहरा मतलब ठंड में जो कोहरा पड़ती है उसकी बात कर रहे हैं हम, कोहरा, या फिर आप बात कर सकते हो धुंध या बादल, तो इसमें क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर जो एरोसाल होता है, एरोसाल में क्या होता है, जो द्रव होता है वह गैस में घुल जाता है, यानी कि यहाँ पर गैस अधिक मात्रा में होगा, द्रव कम मात्रा में होगा। इसीलिए जब आप लोग साइकिल से कोचिंग हो रहा है, कॉलेज वॉलेज जाते हो तो आपके बाल पर पानी लग जाता है, क्योंकि द्रव होता है जो कि गैस में घुला होता है, ठीक है, द्रव गैस में घुला होता है तो आपका एक कोलाइडी विलयन बनता है इस प्रकार से। और यह आपसे पूछता है कि धुंध में परिक्षिप्त परावस्था क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, बहुविकल्पी के रूप में, और इसी प्रकार से कोहरा क्या होता है ये भी पूछता है, ठीक है, तो आप बता लोगे। और मैं आपको बताऊं, एरोसाल हो गया, ठीक है, सॉल हो गया आपका, इस प्रकार से होता है। 2-3 मैं बताया हूं और बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं करा दूंगा बहुविकल्पी के रूप में, आप इसे नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें से पहला प्रकार है, प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी। ये क्या होते हैं और इनके बीच के अंतर हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना। एक साइड लिखिए आप द्रव स्नेही, दूसरी साइड द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब इसमें क्या होता है देखना ध्यानपूर्वक। ये क्या होते हैं, द्रव स्नेही क्या होते हैं, यह माध्यम के संपर्क में आने के बाद तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, यानी यह माध्यम के संपर्क के बाद तुरंत कोलाइडी विलयन
बनाते हैं। यह माध्यम के संपर्क में आने के तुरंत बाद कोलाइडी विलयन बनाते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या, द्रव स्नेही। और द्रव विरोधी क्या होते हैं? यह माध्यम के संपर्क में आने के तुरंत बाद आपके कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। यह माध्यम के संपर्क में आने के तुरंत बाद कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, इसमें कोई व्यवस्था लगाई जाती है। तो संपर्क में आने के तुरंत बाद नहीं बनाते हैं। पहला अंतर इनके बीच में होगा। तो द्रव विरोधी क्या होते हैं? मतलब ये विरोध करते हैं, ये कोलाइडी विलयन तुरंत नहीं बनाते हैं। संपर्क में आए तो थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से करते हैं। ये तुरंत के तुरंत कर लेते हैं, संपर्क में आते ही विलयन बना लिए, संपर्क में आते ही काम कर लिए। ठीक है, ये द्रव स्नेही होता है, ये द्रव विरोधी होता है। नेक्स्ट होता है इसमें, अगर आप लिखना चाहें तो नेक्स्ट क्या होता है? श्यानता। श्यानता क्या होती है? इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। जो इनकी श्यानता होती है, दूसरा इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। इनकी जो श्यानता होती है परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। क्या ये श्यानता जो है परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। और इनका जो है जस्ट इसका उल्टा कम होती है। कम होती किससे? परिक्षेपण माध्यम से, क्षेपण माध्यम से कम होती है। इनकी जो श्यानता होती है परिक्षेपण माध्यम से कम होती है, द्रव विरोधी वाले का। और अगर तीसरा लिखना चाहें पृष्ठ तनाव, जो कि पूछता है, तीसरा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है, इसका पृष्ठ तनाव परिक्षिप्त माध्यम के पृष्ठ तनाव के समान होता है। ठीक है, इसका जो पृष्ठ तनाव होता है इसमें परिक्षिप्त माध्यम के पृष्ठ तनाव के समान होता है। ठीक है, समान होता है। और इसमें जो है पृष्ठ तनाव जो है समान नहीं होता है। इसमें परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव समान होता है, और इसमें परिक्षिप्त माध्यम का पृष्ठ तनाव समान होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट होता है आपका चौथा वाला। आपको समझ में आ रहा है ना? चौथा क्या होता है कि वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश की बात करें तो इसमें बहुत कम या शून्य आवेश होता है। विद्युत आवेश बहुत कम या शून्य आवेश होता है। बहुत कम या फिर शून्य आवेश होता है। इसमें क्या होता है? इसमें चौथे में बात करें, इसमें जो है आपके एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे गोद इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका? द्रव स्नेही का एग्जाम्पल है आपका। गोद है। गोद के बाद आप लिख सकते हो स्टार्च या फिर जिलेटिन। ठीक है, यह आपका एग्जाम्पल है। इसमें इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? इसका एग्जाम्पल बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका धातु के ऑक्साइड, जैसे AlOH थ्राइस या फिर FeOH थ्राइस। देखिए इसमें कौन सा धनात्मक होता है? ये भी धनात्मक होता है। इसमें अधिक धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। AU का साल
आपको मैंने बताया था ना AU AG ऋणात्मक साल होते हैं, तो ये AU के साल, ये सभी आपके द्रव विरोधी कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए खटाखट। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आप सभी लोग छोड़ना मत, अब ज़्यादा नहीं बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला है पेप्टीकरण। अब जरा सभी लोग पेप्टीकरण का डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट कर कर जवाब देते हैं, और जो लोग कमेंट करते हैं समझ लीजिए उनका वो डेफिनेशन हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। टाइप करने में टाइम लगेगा, लेकिन उन्हें तो तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट कितना टाइम? चलिए ठीक है, टाइम देख रहा था। क्वेश्चन क्या है कि पेप्टीकरण, पांचवा का पहला क्या है? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण आपको यह बताना है कि पेप्टीकरण क्या होता है। देखिए गाइस, पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण के बारे में जाने तो एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें ताजे बने अवक्षेप में कोई विद्युत अपघट्य मिलाने पर वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है, तो पेप्टीकरण कहलाता है। जैसे कोई ताजा बना कोई अवक्षेप है, ताजा बने अवक्षेप, कोई अवक्षेप है, उसमें अगर वैद्युत अपघट्य मिलाने पर, कोई ताजा विनय अवक्षेप में कोई वैद्युत अपघट्य मिलाने पर यह तुरंत के तुरंत क्या बना देता है? कोलाइडी विलयन बना देता है। तुरंत के तुरंत यह कोलाइडी विलयन बना देता है, जिसे कहते हैं पेप्टीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहलाता है। अब बात समझ में आई? आप दुकान से कुछ खरीद कर लेकर आए, बिस्किट या ताजी ताजी जलेबी को तुरंत खाकर बना दिए, पेट में चला गया। तो वही मतलब यहाँ पे कोई ताजा बना अवक्षेप है, उसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दिए तो वह तुरंत का तुरंत क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अवक्षेप है आपका FeOH थ्राइस का, कोई अवक्षेप आपका FeOH थ्राइस का अवक्षेप है, इसमें जो है इसमें जो है FeCl3 का अवक्षेप, FeCl3 का पेप्टी कारक के रूप में मिला देते हैं, FeCl3 एक पेप्टी कारक के रूप में मिला देते हैं, तो आपका एक कोलाइडी विलयन बन जाता है FeOH थ्राइस के रूप में एक कोलाइडी विलयन बन जाता है। और साथ में आपका जो ये है इस तरह से Fe3 प्लस Cl-, इस प्रकार से हो जाता है। यह आपका ताजा बना अवक्षेप है, इसमें FeCl3 मिला देते हैं, मिलाने के बाद यह आपका बन जाता है कोलाइडी विलयन। तो ताजे बने अवक्षेप में अगर कोई विद्युत अपघट्य मिलाने पर वह कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं पेप्टीकरण। तो इसे नोट करिएगा। तो हम बता रहे हैं टिंडल प्रभाव आपको। दूसरा टिंडल प्रभाव, क्या होता है टिंडल प्रभाव? आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बात समझना। एक कोई पानी है जिसे आप लोटा में रखे हो या बाल्टी में रखे हो, एक साधारण विलयन है, यह आपका क्या है? साधारण विलयन, ठीक है। दूसरा है आपका कोलाइडी विलयन, यह आपका कोलाइडी विलयन है।
एक साधारण विलयन है, एक कोलाइडी विलयन है। ध्यानपूर्वक समझना आपका टिंडल प्रभाव क्या होता है। एक तो साधारण विलयन है, एक कोलाइडी विलयन है, दो विलयन है आपके पास। तो क्या होता है टिंडल प्रभाव, ध्यानपूर्वक देखना। यहां पर एक सोर्स के जरिए एक लाइट लेकर आते हैं, लाइट एक लाइट है, यह आपका लाइट है, क्या है, लाइट है, जिसके जरिए इसमें हम क्या करते हैं, फोकस मारते हैं। तो ये क्या करता है, इस विलयन से होकर बाहर चला जाता है, नहीं जा पाता, वो अपनी जगह बात है। इस विलयन में जब भेजते हैं तो यह लाइट के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसी जगह पर इसी लाइट को अगर कोलाइडी विलयन से भेजते हैं, कोलाइडी विलयन से भेजते हैं, तो कोलाइडी विलयन में जो यहाँ पर कण होते हैं, कण दिखाई देते हैं, कण जो है दिखाई देते हैं। इसमें नहीं दिखाई दे रहे थे, इसमें दिखाई देते हैं। तो यह दिखाई देने की क्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब कोई भी प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन से जाता है तो कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश किरण की उपस्थिति में दिखाई देने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। यह है, बोलिए आपको टिंडल प्रभाव समझ में आया? समझ में आया तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन से प्राप्त जाता है तो कोलाइडी विलयन के कण दिखाई देने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब वही प्रकाश किरण साधारण विलयन से जाता है तो साधारण विलयन के कण नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां पर फिगर के जरिए समझ में आ गया होगा आपको। इस फिगर को बना लीजिएगा। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ब्राउनिंग गति और वैद्युत कण संचलन की ओर। चलिए, ब्राउनिंग गति क्या होता है? ब्राउनिंग गति क्या होता है भाई साहब? ब्राउनिंग गति, ब्राउनिंग गति क्वेश्चन नंबर तीसरा 5 का। ब्राउनिंग गति क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन होता है उसके कण, कोलाइडी विलयन के कण विलयन के कण इस तरह से जिगजैग पोजीशन में, टेढ़े मेढ़े, टेढ़ी मेढ़ी, आप छोड़िए टेढ़ी मेढ़ी लिखें, तो कोलाइडी विलयन के कण इस तरह से जिगजैग के पोजीशन में गति करते रहते हैं, जिस गति को कहते हैं ब्राउनिंग गति या फिर ब्राउनिंग प्रभाव। ठीक है, क्योंकि इन्हें ब्राउनिंग ने खोजा था। कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो इस तरह से ऐसे 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 गति करते रहते हैं, इस गति को ही ब्राउनिंग गति कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा कि कोलाइडी विलयन के कण जिगजैग पोजीशन में गति करते रहते हैं, गति को कहते हैं ब्राउनिंग गति, जिसे ब्राउनिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे। वैद्युत कण संचलन क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लेंगे ना, बहुत आसान सी बात है। कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वह इस तरह से ऐसे 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 गति करते रहते हैं, जिससे आप लोग अस्थायी नहीं बैठते हैं। आप लोग कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में, कुछ उसके क्लास में, कभी इसके क्लास में गति करते रहते हो कॉलेज में जाकर, या यूट्यूब चैनल पे कभी इस चैनल का वीडियो, कभी उस चैनल का वीडियो, कभी मूवी, कभी क्या देखते रहते हो। तो उसी प्रकार से कण भी गति करते रहते हैं। तो इस गति को कहते हैं ब्राउनिंग गति। क्या कहते हैं? ब्राउनिंग गति। ठीक है, इस कण को, इस गति को कहते हैं ब्राउनिंग गति। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। एक यू आकार की नली होती है, आईवी, एक इस प्रकार से यू आकार की नली होती है। किस आकार की? यू आकार की नली होती है। ठीक है, यू आकार की नली होती है, नली होती है। इसमें जो है विद्युत अपघट्य भरा होता है। अब हम आपको तेजी से बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने से नोट करिएगा, समझ में आएगा सब चीज। विद्युत अपघट्य भरा होता है। यहां पर एनोड लगा होता है, यहां पर कैथोड।
अब क्या होता है ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, हम बाहर से लाकर थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट डाल देते हैं। अगर विद्युत अपघट्ट डाल दिए, कोलाइडी विलयन डाल देते हैं, अब देखिए, अगर कोलाइडी विलयन में आपको मालूम है कुछ पॉजिटिव कोलाइडी विलयन होते हैं, कुछ निगेटिव कोलाइडी विलयन होते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ धनात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं, कुछ ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं। उसी कोलाइडी विलयन को लाकर इसमें डाल देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एनोड कैथोड के बीच, तो जो धनात्मक होता है वह ऋणात्मक सिरे पर कोलाइडी विलयन जाकर बैठ जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की क्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं। यू आकार की नली में भरकर कोलाइडी विलयन को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो धनात्मक कोलाइडी विलयन ऋणात्मक पर यानी एनोड पर, एनोड ऋणात्मक होता है, ठीक है, और जो ऋणात्मक होता है कोलाइडी विलयन वो धनात्मक पर कैथोड पर जाकर अवक्षेपित हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं वैद्युत कण संचलन। बोलिए आपको समझ में आया। धनात्मक कोलाइडी विलयन कहां पे जाता है, ऋणात्मक पर। ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहां पे जाता है, धनात्मक पर। कब, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा मत, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वैद्युत कण संचलन में एक यू आकार की नली लेते हैं जिसमें हम एनोड कैथोड लगा देते हैं, एनोड और कैथोड लगा दिए और उसमें कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। डालने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आपको बताया मैंने कि कोलाइडी विलयन दो प्रकार से होता है, एक धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है, एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। जो धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है वह ऋणात्मक मतलब एनोड पर जाकर अवक्षेपित हो जाता है। जो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है वो कैथोड पर जाकर अवक्षेपित हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जो आपके गांव में भट्ठा होता है, नहीं समझ में आया, जहां से ईंट बनते हैं जिससे आपका घर बना है, भट्ठे के ऊपर एक त्रिशूल के नुमा का बना होता है। आप लोग देखे होंगे। क्यों बना होता है भट्ठे के ऊपर? क्योंकि वह त्रिशूल जो होता है एक प्रकार का वैद्युत कण संचलन करता है। वहां पर लगा होने से क्या होता है, जो आपके भट्ठे से कुछ ऐसे होते हैं हानिकारक पदार्थ जो कि वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण को बढ़ाते हैं, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो वह क्या करता है, क्योंकि वहां पे लगा होता है तो वह जाकर वैद्युत कण संचलन की तरह ही वहां पे जाके बैठ जाता है। बैठने का मतलब वह ऋणात्मक होगा, वो धनात्मक के जाके बैठ जाएगा। अगर धनात्मक होगा तो ऋणात्मक पे जाके बैठ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर समझ में आई हो तो फिर बताइएगा, नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं अगली बार अच्छे से बता दूंगा। यहाँ इसके नीचे के क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको मोटे मोटा बता दे रहा हूँ। तो बात आपको समझ में आएगी कि नहीं आ गई, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वैद्युत कण संचलन समझ में आई है कि नहीं आई है। बात इतनी है कि ये एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इसमें कोलाइडी विलयन डाल देते हैं। डालने के बाद अगर वह पॉजिटिव होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो पॉजिटिव बेचारा निगेटिव के पास ही जाएगा ना, कि पॉजिटिव वाले के नहीं जाएगा, लड़का लड़की के पास जाता है ना। सेम वही कंडीशन था। ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के पास, निगेटिव के पास चला जाता है, मतलब पॉजिटिव कोलाइडी विलयन है तो एनोड के पास चला जाता है, और निगेटिव कोलाइडी विलयन है तो कैथोड के पास चला जाता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है कोलाइडी विलयन, ये इस मतलब ये कोलाइडी विलयन के बाद नेक्स्ट है आपका धनात्मक तथा ऋणात्मक। ये आपका हो चुका है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अस्कंदन क्या है और हार्डी-सुलजे का नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अस्कंदन मैं बता रहा हूं आपको। अस्कंदन बात मैं फिगर के जरिए समझा दूंगा। होता क्या है, आप लोग देखे होंगे, जाने तो गंदा एग्जाम्पल नहीं देंगे। एक डब्बा है, ठीक है, ठीक है। इस डब्बे में इस तरह से आपका कोलाइडी विलयन भरा है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। मान लेते हैं ये सभी के सभी पॉजिटिव कोलाइडी विलयन। आपको मैंने बताया था कि कोलाइडी विलयन एक ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। आपको मैंने बताया था ना, या तो कोलाइडी विलयन पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे, यह मैंने आपको बताया था। बताइए। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव कोलाइडी विलयन है, ठीक है। पॉजिटिव कोलाइडी विलयन के दो एग्जाम्पल आपको मैंने लिखाया था,
OH थ्राइस और FeOH थ्राइस। तो ये आपका पॉजिटिव कोलाइडी विलयन है। तो पॉजिटिव कोलाइडी विलयन का मतलब क्या होता है? कोलाइडी विलयन में एक ही चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर वह पॉजिटिव होगा तो ये सोचिए जरा, इस पॉजिटिव से प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्सन करेगा, तो ये इसको रिपल्सन करेगा। इस तरह से पूरा का पूरा इसमें गति होती रहती है, इस पूरे बर्तन में गति होती रहती है। ठीक है, गति हो रही है। जब तक गति होगी तब तक आपका कोलाइडी विलयन अस्थायी होगा। कोलाइडी विलयन कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन एक सुंदर सा निगेटिव विलयन आ जाए आपके कॉलेज में, एक सुंदर सी जाने दीजिए, एक इसमें से एक मान लेते हैं हम, एक बाहर से निगेटिव डाल देते हैं, बड़ा सा निगेटिव ला के डाल देते हैं। डालने के बाद ये सभी पॉजिटिव जाके इस निगेटिव के पास चले जाते हैं, और चले जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे बैठते सब के सब पॉजिटिव जाके वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। पूरा का पूरा नीचे जाकर इस तरह से तलहटी में बैठ जाते हैं, निगेटिव पर ही पॉजिटिव, इस तरह से आप जाकर इस तरह से अपना बैठने लगते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। यानी अगर इस अस्कंदन का आपको डिफिनीशन लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखोगे? दो विपरीत आवेश के द्रव विरोधी साल में उचित अनुपात में कोई एक अन्य उसके अन्य मतलब अपोजिट वाला कुछ मिलाने पर एक निश्चित मात्रा में, अकेले एक मिलाओगे तो थोड़ी ना इतना कितना पॉजिटिव जाके बैठ पाएंगे, 2-3 मिलाना पड़ेगा ना सबको बैठने के लिए। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर पूरे के पूरे कोलाइडी विलयन का अस्थायित्व हो जाता है, या फिर पूरे कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। बोलिए, आपको डिफिनीशन समझ में आई कि नहीं? अस्कंदन का डिफिनीशन आपको समझ में आया कि नहीं? या किसी भी कोलाइडी विलयन को अस्थायित्व में लाने के लिए समान वैद्युत आवेश वाला कोई विपरीत चार्ज लाकर मिला देते हैं, जिससे पूरा का पूरा विलयन उदासीन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। कोलाइडी कणों का अनावेशित होना या फिर उदासित होकर अवक्षेपित होने की क्रिया को अस्कंदन कहते हैं। कोलाइडी कणों को उदासीन होकर अवक्षेपित होने की प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। बोलिए, स्कंदन का डिफिनीशन समझ में आया? कोलाइडी कणों का, यहाँ चूंकि उदासीन हो गए ना, पॉजिटिव निगेटिव से मिलकर उदासीन हो गए, तो उदासीन होने की या अस्कंदित होने की प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। सॉरी, कोलाइडी विलयन के अवक्षेपित होने की प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। बोलिए, आपको समझ में आया होगा? ठीक है, अब अस्कंदन में आता है एक हार्डी-सुलजे का नियम। किसका? हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है? हार्डी-सुलजे के अनुसार कि कोई भी कण जितना अधिक उस पर चार्ज होगा उतना ही अधिक आपका क्या करेगा? अस्कंदन करेगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास 3 चार्ज हैं, Al3+, Ba2+ और Na+। 3 चार्ज हैं। तो इसके अगर हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार ये तीनों में कौन सबसे अधिक अस्कंदन करेगा? जिसकी संयोजकता अधिक होगी, जिसकी संयोजकता अधिक होगी वह अधिक अस्कंदन करता है। जिसकी संयोजकता अधिक होगी वह अधिक अस्कंदन करता है। यह हार्डी-सुलजे का नियम होता है। जिसकी भी संयोजकता अधिक है, थोड़ा सा आप लोग अपने बुक से इसकी पूरी डिफिनीशन समझ लेना, स्टेटमेंट याद कर लेना। स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे कि किसी भी विद्युत अस्कंदन क्षमता उसके संयोजकता पर निर्भर करती है। किसके? इसके संयोजकता पर निर्भर करती है। जिसकी संयोजकता जितनी अधिक उसकी अस्कंदन उतना अधिक। जितनी भी संयोजकता जिसकी अधिक होगी उसकी अस्कंदन उतना ही अधिक होगा। यानी अस्कंदन क्षमता संयोजकता पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर 3 आपको दे दिए, तो इसमें इसकी संयोजकता +3 है, तो यह अधिक अस्कंदन करेगा। ये जल्दी आपको सीधी सी बात है, जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक अस्कंदन करेगा ना। बात को समझिए, कॉमन सेंस लगाइए कि जितना अधिक चार्ज होगा वो उतना अधिक अस्कंदन करेगा। तो जितना अधिक चार्ज है वो उतना ही अधिक अस्कंदन करता है। एक और डिफिनीशन आता है अस्कंदन मान या फिर अस्कंदन क्षमता का, जिसे आपको पढ़ना है। अब इसके नीचे आपको सभी पढ़ना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये एरोसॉल, एल्कोसॉल या हाइड्रोसॉल, ये अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। ठीक है,
इराइजर कहाँ पे है यार। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर लंबा हो रहा है, क्या करें, क्या कर सकता हूँ मैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक, एरोसाल क्या होता है, एल्कोसाल क्या होता है। एल्कोसाल के बारे में जानिए, एल्कोसाल होता क्या है। एल्कोसाल क्या होता है, एल्कोसाल क्या होता है। देखिए आप लोग जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डेल्टा क्यों बनता है, इसी का इफेक्ट होता है। ये चैप्टर इतना लंबा कि 3-4 दिन चल सकता है, लेकिन मैं 1 घंटे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे भी कुछ हेल्प मुझे चाहिए, आपको भी कुछ अपनी तरफ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर मुझे टेलीग्राम पर लिख कर भेजना। डेल्टा कैसे बनता है, क्यों बनता है डेल्टा, ठीक है, ये ज़रा आप लोग बताना। और मैं आपको, ये कौन सा प्रश्न है, एल्कोसाल वाला। हाँ, एल्कोसाल, जब किसी ठोस को, एल्कोसाल, एल्कोसाल क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझो। जब कोई ठोस है, यह आपका परिक्षिप्त, ये ठोस आपका क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, और ये परिक्षेपण माध्यम हो। ठोस आपका परिचित प्रावस्था हो और एल्कोहल, एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम हो, तो आपका एल्कोसाल बनता है। ठोस आपका परिक्षिप्त प्रावस्था हो और एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम हो तो एल्कोसाल बनता है। जैसे नाइट्रेट एल्कोहल या सेलुलोज का विलयन, नाइट्रेट एल्कोहल, नाइट्रेट एल्कोहल एक एल्कोसाल है। या फिर एक नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरोसाल। एरोसाल तो मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाइड्रोसाल बता रहा हूं आपको। एरोसाल में स्टार्टिंग बताया था ना, जब परिचित प्रावस्था बता रहा था। हाइड्रोसाल क्या होता है, हाइड्रोसाल क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। इसमें क्या होता है कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है वह आपका जल होता है, और इसमें कोई ठोस या द्रव जल में अगर घुल जाए तो आपका हाइड्रोसाल बनता है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोसाल हो गया। एरोसाल क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें किसी भी ठोस को, इसमें क्या होता है, परिक्षिप्त जो ठोस द्रव गैस, मतलब गैस में आपका माध्यम गैस होता है। एरोसाल का मतलब माध्यम गैस होता है, परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, इसमें द्रव घुले होते हैं, ठीक है। यह आपका एरोसाल होता है। तो ये हो गया। अब आपको क्या बताना है, नीचे 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, होमवर्क, आपको इसे तैयार करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट संख्या क्या है, शॉर्ट संख्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने, जिसे आप लोग डायलिसिस कहते हो। जब किसी की किडनी से कोई समस्या होती है तो उसे डायलिसिस पर रखा जाता है, तो वह कैसे होता है ये आपको बताना है। मुझे मालूम है कि ये इस लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा था। अब मैं इसे 2 लेक्चर मुझे बनाना चाहिए था, मैंने सोचा 1 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे आपको शार्ट करने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं इसका एक सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करते रहिए, आपका निश्चित रूप से एक अच्छा परसेंटेज आएगा। धन्यवाद।